बच्चों, मेरा नाम है अभय सिंह राजपूत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर जो साइंस है, उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये फसल उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जैसे फसल अगर हमको मान लीजिए उगाना है, मतलब कहीं पर अगर मान लीजिए हमको एक खेती करनी है, खेती तो जानते ही हैं आप लोग, कभी ना कभी गांव गए होंगे, अपने विलेज गए होंगे तो देखा होगा वहां पर खेती होती है। तो खेती कैसे होती है, उसका पहला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, मतलब हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं आखिर फसल की कैसे जाती है। फसलों के बारे में पूरी डीपली नॉलेज लेने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर को, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो पहला जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं, ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश, तो ध्यान से देखेंगे दोनों बच्चे। तो पहला जो पॉइंट है वो है क्रॉप। When plant of the same kind are cultivated at a one place on a large scale, it is called crop. जब कभी एक ही तरह के प्लांट को, सेम काइंड ऑफ प्लांट मतलब एक तरह के प्लांट को, जैसे समझा देता हूं आपको, मान लीजिए एक फील्ड है यानी एक खेत है, वहां पर सिर्फ गेहूं के पौधे लगे हुए हैं, सिर्फ गेहूं के पौधे लगे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर सेम काइंड ऑफ प्लांट लगे हुए हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक फसल लगी है, किसकी, गेहूं की। समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर धान का फसल लगा है, धान जिससे चावल निकलता है, तो अगर एक ही तरह के पौधे लगे हैं एक फील्ड पे, तो हम कहेंगे कि वहां पर कौन सी खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है। यानी कौन सा क्रॉप लगा है, इंग्लिश में बात करें तो पैडी, यानी धान की खेती लगी हुई है। तो अगर एक स्थान पर सेम तरह के प्लांट को कल्टीवेटेड किया जा रहा है ऑन अ लार्ज स्केल, भारी मात्रा में, तो हम कहेंगे कि वहां पर वो क्रॉप लगी हुई है। अगर बात करें हिंदी में तो फसल क्या होती है, जब एक ही किस्म के, मैंने पहले बताया था आपको, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर, जगह पर, स्थान का मतलब क्या हो गया बच्चों, जगह हो गया, ठीक है, स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक ही किस्म के पौधों को एक स्थान पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। आगे समझते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है खरीफ क्रॉप। आखिर ये खरीफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, वो फसलें जो रेनी सीजन में बोई जाती है, यानी वर्षा ऋतु में जो बोई जाती हैं। वर्षा ऋतु तो जानते हैं ना आप, जब बारिश होती है, तो वो फसलें जो बारिश के समय बोई जाती हैं, बारिश के सीजन में बोई जाती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। कितना आसान है, मतलब जिन फसलों को बारिश के टाइम पर बोया जाता है उसे क्या कहा जाता है, खरीफ क्रॉप कहा जाता है। आखिर आप जान लेते हैं कि ये जो खरीफ क्रॉप है, यानी जो रेनी सीजन में बोया जा रहा है, वर्षा ऋतु में बोया जा रहा है, ये कब से कब तक होता है हमारे भारत में। तो रेनी सीजन इन इंडिया, यानी हमारे भारत में, इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, मतलब जून से लेकर सितंबर के बीच में हमारा जो रेनी सीजन है वो होता है कहां पर, हमारे भारत में। आगे बात करते हैं कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, और मतलब और भी बहुत सारे फसलें हो जाएंगी। मतलब ये फसलें उगाई जाती हैं। पैडी का मतलब क्या हो गया, धान, मेज का मतलब भुट्टा, तो आपने कभी ना भी खाया होगा। और बात करते हैं सोयाबीन, सोयाबीन आप जनरली खाते रहते हैं घरों में। ग्राउंडनट, मूंगफली आपने खाया होगा। कपास, ये सारी जो फसलें हैं ये कौन सी फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे खरीफ फसलें क्या होती है तो आप बता दीजिएगा कि रेनी सीजन में बोई जाती है। और अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, तो पैडी, धान आता है, सोयाबीन आता है, तो ये सब आप उदाहरण दे सकते हैं। अब इसी चीज को हम हिंदी में समझ लेते हैं कि खरीफ फसल क्या होती है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब होती है, जून से लेकर सितंबर तक। मैंने आपको बताया था, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए काम आएगा जो पीडीएफ है। आगे बात करते हैं। तो खरीफ फसलों के उदाहरण हो जाएंगे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये सब कौन सी फसलों के उदाहरण है, खरीफ फसलों के उदाहरण है। आगे बात करते हैं, हम अगले फसल के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है रबी फसल। खरीफ फसल के बाद कौन सी फसल आती है बच्चों, रबी फसल आती है। तो रबी फसल को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये रबी फसल होता क्या है। देखिए,
जो रबी फसल होती है यानी जो रबी क्रॉप्स होते हैं, ये क्रॉप वो होते हैं जो विंटर सीजन में बोए जाते हैं। तो द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, जो अक्टूबर से मार्च के बीच में बोए जाते हैं, उन्हें कौन सा फसल कहा जाता है? रबी क्रॉप कहा जाता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रबी क्रॉप के, वो है वीट यानी आपने गेहूं तो देखा होगा, गेहूं की फसल देखी होगी। अभी जो रिसेंटली फसल उगाई जा रही है वो कौन सी फसल है? गेहूं। अब ये समय आपने देखा होगा खेतों में पूरी तरीके से छा गए हैं गेहूं के फसल। ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, लाइनसीड यानी अलसी। अलसी होता है बच्चों हमारे बाल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम चाहते हैं हमारे बाल अच्छा रहे तो हमें अलसी खाना चाहिए। आगे बात करते हैं, हिंदी में इसी को समझ लेते हैं। रबी फसल कौन सी फसल होती है? जो शीत ऋतु यानी विंटर सीजन में बोई जाती है। जैसे खरीफ फसल मैंने कौन से बोला था? खरीफ फसल को बोया जाता है रेनी सीजन में। ऐसे ही रबी फसल को बोया जाता है विंटर सीजन में। कितना इजी है ना। आगे समझते हैं, अक्टूबर से मार्च तक बोया जाता है में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? गेहूं, चना, मटर, और क्या हो जाएगा? सरसों और अलसी। जैसे मैंने बताया था पहले, ये सब कौन सी फसलें कहलाती हैं? रबी फसलों के उदाहरण हैं। आई होप आप लोग को ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि रबी फसलों के उदाहरण क्या क्या हैं। अब हम समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं यानी कृषि पद्धतियां, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मैंने पहले आपको चैप्टर शुरू होने से पहले बताया था कि आखिर फसल उगाया कैसे जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी तैयार करना। देखिए मैं आपको बताता हूं उदाहरण देकर। यहां मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है यानी खेत है एक, है ना। हमारे पास एक खेत है, हमको मान लीजिए इसके अंदर एक फसल उगानी है। कोई सी भी फसल उगा लेते हैं, मान लेते चलिए गेहूं उगाना है। तो गेहूं उगाने के लिए पहले जो खेत है उसकी हम जुताई करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब अच्छे से उसको मिट्टी तैयार करेंगे ना। तो यहाँ की पूरे अच्छे से ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर तो आप लोगों ने देखा होगा, पूरे अच्छे से जोत लेंगे ताकि वहां पर हम क्या बो सके? फसल अपनी बो सके। क्रॉप मतलब बताया था ना, ऑन अ लार्ज स्केल सेम काइंड ऑफ प्लांट को जब उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो चलिए अब हमको मान लीजिए एक फसल उगानी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें मिट्टी तैयार करना होगा। मतलब यहाँ की अच्छे से जुताई करेंगे, अच्छे से मिट्टी तैयार करेंगे। ठीक है, हो गया। अब अगला क्या करेंगे? सोइंग यानी बीज बो देंगे हम लोग। बीज लाएंगे, मान लीजिए गेहूं बोना था हमको, तो गेहूं की बीज इसमें लाके लगा देंगे। ठीक है, आगे क्या होगा? फिर एडिंग मेन्योर। मेन्योर का मतलब क्या होता है? खाद। खाद है ना, आपने देखा होगा, गोबर देखा होगा, या पत्तियों से भी हम खाद बना सकते हैं, पत्तियों से भी हम खाद तैयार कर सकते हैं। और नॉर्मली आपने गोबर तो देखा होगा, जो कैटल डंग होता है यानी जो मवेशी होते हैं। कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी। और मवेशी का मतलब क्या होता है? जो पालतू जानवर होते हैं। तो पालतू जानवरों के जो गोबर होते हैं उनसे हम उनको डाल के हम खेतों में अपनी फसल को और अच्छा कर सकते हैं। और अगला क्या है? फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या हो गया? उर्वरक। उर्वरक डाल के भी हम फसलों को और अच्छा कर सकते हैं। उर्वरक मैन्योर की तुलना में ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। लेकिन अगर नेचुरली बात करें कौन ज्यादा अच्छा होता है, तो मैन्योर ज्यादा अच्छा होता है, यानी खाद, गोबर जो होता है। लेकिन इसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, इसलिए ज्यादा इसे लोग यूज करते हैं, केमिकल्स ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं, हमने मिट्टी तैयार कर लिया, बीज बो दिया, खाद डाल दिया, उर्वरक जो भी आपको डालना है डाल दिया आपने वो ने। फिर इरिगेशन, सिंचाई, पानी चलाएंगे ना, नहीं तो हमारे प्लांट सारे सूख जाएंगे। तो इसीलिए अब हम इसमें क्या चला लेंगे? पानी चला लेंगे, सिंचाई कर देंगे इसकी। आगे बात करते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है? खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स। समझाता हूं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने गेहूं उगाया, ठीक है, हमने गेहूं उगाया, बीच बीच में कुछ ऐसे प्लांट्स उग गए हैं जो हमने उगाए ही नहीं थे। गेहूं के बीच में कुछ समझ लीजिए बेकार पौधे आ गए हैं, तो उन्हें कहा जाता है वीड्स। अब हम क्या करेंगे? उन बेकार पौधों को निकाल कर फेंक देंगे हमारे फसल के बीच से। क्यों? अगर हम निकाल के नहीं फेंकेंगे तो हमने जो फसल लगाई है, मतलब हमने जो गेहूं लगाया है, उसके बीच में जो वीड्स है, वो हमारा जो खाद और उर्वरक है उस पर यूज होगा, वो यूज करेगा, और वो एक अनवांटेड प्लांट है, हमें चाहिए भी नहीं। और हमारा जो प्लांट है, मान लीजिए आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं अच्छे से। मान लीजिए हमारा प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं ना हमारे, तो उनके बीच में एक हमारा उग गया जो अनवांटेड प्लांट है, वीड्स। तो अब क्या करेगा? हमें तो चाहिए ये प्लांट,
लेकिन ये बीच में एक और प्लांट उग रहा है धीरे धीरे, तो ये क्या करेगा, हमने जो मेन्योर खाद और डाला है ना खरीद के पैसे लगा के मेहनत से, ये उसको मतलब एक प्रकार से खाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसको जो एनर्जी मिलने वाली थी इसको मिल जाएगी, जिससे अब क्या होने वाला है कि हमारा जो प्लांट है वो वीक होगा और ये ज्यादा जगह भी घेरते हैं ये, तो इसकी जगह ये ले लेगा। मतलब इसने हमारे जो मेन्योर थे, फर्टिलाइजर था, ये भी खाया, उर्वरक खाद भी खाया और साथ में उस जगह भी घेर ली ज्यादा, इससे हमारे प्लांट को वीक कर दिया, इसलिए हम इसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने फसल बोई है और फसल में सिंचाई उचाई करने के बाद जो फालतू के जो प्लांट उगे हैं उनको निकाल कर फेंक देंगे। आगे क्या करेंगे, हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अब हमारा फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कुछ समय बाद, और हम उस फसल को क्या कर लेंगे, काट लेंगे। और लास्ट में हम स्टोरेज यानी भंडारण कर लेंगे। मतलब जो फसल हमने पूरी तरीके से उगा ली है अच्छे से, उसको काट कर अपने घरों में स्टोर कर लेंगे। उसे क्या कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आगे अब देखेंगे कि आगे क्या है टॉपिक। इसी टॉपिक को अब हम लोग हिंदी में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी में समझते हैं हम लोग कि क्या किया जाता है। तो कृषि पद्धतियां क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना है, बता चुका हूं आपको। फिर उसके अंदर बुआई कर देनी है, कोई सा फसल लगा देना है। फिर खाद एवं उर्वरक देना है। खाद एवं उर्वरक मैंने बताया था, जो गोबर होता है और मैन मेड होता है, जो उर्वरक होता है फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। अभी हम अच्छे से समझेंगे, खाद और उर्वरक में फर्क भी अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग। आगे क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं। खरपतवार से सुरक्षा, मैंने बताया था खरपतवार अनवांटेड प्लांट जो हमारे फसल के बीच में उग जाते हैं, उनको हम हटा देंगे। आगे बात करते हैं, फिर हम कटाई कर लेंगे और लास्ट में मैंने आपको बताया ही है कि हम लोग उसको स्टोरेज यानी भंडारण कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, भंडारण कर लेंगे। ठीक है, अपने घरों में फसल काट के रख लेंगे। आई होप हिंदी वाले बच्चों को भी समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टिलिंग और प्लफिंग। आपने बच्चों हल देखा होगा और आज के समय तो ट्रैक्टर चलता है ना। तो मिट्टी की जुताई होती है, खेत मतलब जो खेत होता है, खेतों की जुताई आजकल हम कैसे करते हैं, ट्रैक्टर से। पहले के जमाने में कैसे किया जाता था, हलों से। मतलब आगे दो बैल लगे होते थे, बीच में हल चल रही होती थी। आपने देखा होगा, पिक्चर भी लगी है आपके चैप्टर में, ध्यान से देखिए। तो पहले जमाने में हल चलता था। तो टीलिंग और प्लफिंग मतलब जो हल चलाया जाता है, मिट्टी को उलटना पलटना, बेसिकली हम लोग जानने वाले इसमें। तो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लफिंग। तो हम लोग जो मिट्टी को उलटते पलटते हैं ना, खेत की जुताई करना बेसिकली, उसको क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लफिंग यानी जुताई कहा जाता है। तो अगर बात करें कि जुताई क्या होता है, तो मिट्टी के उलटने पलटने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, जुताई कहा जाता है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स जो होता है उसे उर्वरक कहते हैं। उर्वरक कौन तैयार करता है, मानव इंसान तैयार करते हैं, यानी हम लोग तैयार करते हैं। और जो मेन्योर होता है, मेन्योर जो होता है ये प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, यानी प्रकृति करती है। ठीक है, अब समझते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल, वो सब्सटेंस जो सॉइल में यानी मिट्टी के अंदर ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो बच्चों, जो जैसे मान लीजिए खेत है ना, हमने इसमें फसल खेती की थी ना, याद है ना आपको, तो मेन्योर और फर्टिलाइजर आखिर डाला क्यों था सर, इसलिए डाला था ताकि हमारे, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो आप लोग जब कोई खाना खाते हो उससे प्रोटीन मिलता है, आपको विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो बहुत सारी चीजें मिलती है ना। तो जो प्रोटीन होता है वो किस लिए काम आता है, हमारे मसल्स बनाने के काम आता है। तो आप इससे क्या समझे कि हमें अपने भोजन से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिससे हमारे धीरे, किसी से हमारी हड्डियां, कैल्शियम किसी से मतलब हमारी सही होती हैं, किसी से हमारे मसल्स बनते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी तो चाहिए ना न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण, पोषक तत्व जैसे हमें चाहिए होता है। मम्मी बोलती है ना, हरी सब्जियां खाओ जिससे आपकी आंख की रोशनी अच्छी रहेगी, बाल अच्छे रहेंगे। तो ऐसे ही समझ लीजिए प्लांट्स को भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वो कहां से उनको मिलता है, जब हम उनके अंदर मतलब जो हमारी खेत होती है, खेत के अंदर जब दो चीजें डालते हैं, एक मेन्योर और दूसरा क्या, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक।
ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। तो खाद एवं उर्वरक वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक, जैसे मैंने बताया था ना, हमको भी तो पोषक तत्वों की जरूरत है ना, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, बहुत सारी चीजें। आप जूस पीते होगे ताकि आपकी हेल्थ और अच्छी रहे, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी तो चाहिए। तो पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, मतलब प्लांट को अच्छा हेल्दी बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है क्या, खाद और उर्वरक। समझ गए? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि खाद और उर्वरक प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। जैसे हमें जरूरत होती है वैसे उन्हें भी जरूरत होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब आया है सबसे मेन टॉपिक जिसे आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर बिल्कुल आता ही आता है, तो अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजर और दूसरा टॉपिक है मेन्योर। अभी तक तो मैंने फर्टिलाइजर और मेन्योर के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज दे दी है। मेन्योर का मतलब खाद होता है, फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक होता है। फर्टिलाइजर्स हम लोग इंसान बनाते हैं और मेन्योर आपको बताया था काऊ डंग या फिर प्राकृतिक रूप से बना सकते हैं। मतलब क्या करना है सर, एक तरीका बताओ ना। तो तरीका ये कि आप लोग क्या करिए, पत्तियों को लीजिए, ठीक है, एक गड्ढा खोदिए और गड्ढे के अंदर क्या करिए, पत्तियों को दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, तो आपका मेन्योर तैयार हो जाएगा। मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको खेतों में डाल सकते हैं, जिससे आपकी फसल और ज्यादा अच्छी होगी। तो आप गाँव में जो बच्चे रहते हैं वो नॉलेज ये दे सकते हैं। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर्स आखिर होता क्या है। तो फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो मैंने आपको बताया ही था कि ये मैन मेड होता है। फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन मेड होता है, मतलब हम मनुष्य तैयार करते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब वही लवण है मानव जो निर्मित करते हैं। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, किसको, सॉइल को। एक कार्बनिक पदार्थ होता है ह्यूमस, मतलब एक प्रकार से जो अच्छे से नॉर्मली समझा देता हूं कि जो फर्टिलाइजर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, किसको, सॉइल को। समझ गए? आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर इज अ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी उर्वरक होते हैं उसे मानव तैयार करते हैं। तो कहां तैयार करते हैं सर, फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर क्या बनाया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। अब देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। अभी हम इधर का समझ लेते हैं मेन्योर के कुछ पॉइंट, फिर हम नीचे अच्छे से समझेंगे कि आखिर जो फर्टिलाइजर्स होता है वो क्या क्या देता है। तो अभी तक समझ में आया फर्टिलाइजर क्या है, मैनमेड है, मतलब मानव तैयार करते हैं। दूसरा क्या समझ में आया कि फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, किसको, सॉइल यानी मिट्टी को। तीसरा क्या है पॉइंट, फर्टिलाइजर्स इज अ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रियों में बनाया जाता है किसे, फर्टिलाइजर्स को। और अगला जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी उर्वरक होते हैं उनसे हमको मतलब उनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, आप नोट्स के लिए लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं मेन्योर की, समझ लेते हैं। तो मेन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। मेन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो नेचुरली हमको मिलता है। कैसे, ऑब्टेन बाई डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग। तो कैटल का जो डंग होता है, गोबर होता है मवेशियों का, उससे हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, उससे हम लोग तैयार कर सकते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइजर रिस्यूट्स। अब ये तो समझ गए कि आप लोग प्लांट से यानी पौधों से, और दूसरा कैटल डंग। कैटल डंग का मतलब क्या होगा, मवेशियों का जो गोबर होता है उससे भी हम लोग खाद बना सकते हैं। दो तरीके होते हैं खाद बनाने के, ठीक है, एक प्लांट से और एक कैटल डंग से। ये दोनों तरीके हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। दूसरा, मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। सही बात है, गोबर आपने देखा होगा गांव में जो बच्चे रहे हो अधिकतर ये मेरी बात को समझ जाएंगे कि गोबर जो होता है एक जगह इकट्ठा किया जाता है फील्ड में, वहीं पर ही उसको अच्छे से मिलाया जाता है। फील्ड का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा, ठीक है, खेत। तो फील्ड में ही यानी खेत में ही जो मेन्योर है, खाद है, उसको हम तैयार कर सकते हैं आराम से। हमें कोई बड़ी फैक्ट्री उक्ट्री नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए, जैसे उर्वरक में चाहिए था बनाने के लिए। हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मतलब चाहिए थी, मशीनें चाहिए थी, जिससे हम क्या बना सके, उर्वरक बना सके। लेकिन खाद में ऐसा कुछ नहीं है। मेन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल, ठीक है। तो
क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो ह्यूमस प्रोवाइड करता है कौन? खाद। ठीक है, किसको? मिट्टी को। मेन्योर इज अ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या क्या देता है? बहुत सारे पोटेशियम देता है, और क्या देता है सर? और नाइट्रोजन देता है। तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये देता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने बना रखा है। तो किस लिए बनाया ह्यूमंस ने? क्यों यूज बनाया गया है? ताकि हमारी फसल को ज्यादा अच्छा किया जा सके। लेकिन ये तो प्राकृतिक रूप से है ना, तो ह्यूमंस वो चीजें डालेंगे बेसिकली जो प्लांट्स को सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो ये जो होता है मेन्योर, इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं एज कंपेयर एज फर्टिलाइजर। बट फर्टिलाइजर में ज्यादा होते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। ओके, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आखिर क्या होते हैं, और पीडीएफ की वजह से ऐसा हो रहा था। देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर कि हमको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं किससे? फर्टिलाइजर से। जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो क्या क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमको किससे मिलती है? फर्टिलाइजर से। लेकिन जो मेन्योर है इससे ये सब ज्यादा चीजें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली होती है और ये मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाया है। तो ये सारी केमिकल्स, मतलब ऐसी सारी चीजें यूज की जाती है। बेसिकली केमिकल्स ये समझ लीजिए जिनसे ये सारी चीजें मिल जाती हैं। नाइट्रोजन मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अब इसी चीज को हम हिंदी में समझ लेते हैं। पहला उर्वरक है, दूसरा है खाद। मैं समझा चुका हूं वैसे। तो उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, और आगे बात करते हैं उर्वरक का उत्पादन। जो उर्वरक होता है उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में किया जाता है। मैंने बताया ही था कि उर्वरक जो होता है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मानव बनाते हैं। बहुत बच्चे हिंदी नहीं देखेंगे, वो सोचेंगे हम इंग्लिश में ही समझ लेते हैं। क्यों? हमारा इंग्लिश मीडियम। ऐसा तो नहीं है। आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी भी तो सीखनी है, या फिर आपको पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आप दोनों देखिए, हिंदी भी देखिए, इंग्लिश भी देखिए। आगे बात करते हैं कि खाद क्या है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। मैंने बताया था कि हमें ये नेचुरली मिल जाती है। गोबर आपने देखा ही होगा, पौधों के अवशेष यानी या फिर प्लांट की जो पत्तियां होती है। मैंने तरीका बताया था ना कि हम कैसे बना सकते हैं, आपको याद होगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो हम लोग दो तरीकों से खाद को बना सकते हैं। पहला गोबर है, यानी जो हम पालतू जानवर हैं उनके गोबर से। दूसरा जो पौधे होते हैं, पौधों के अवशेष यानी पत्तियों से हम खाद बना सकते हैं। खाद खेतों में बनाई जाती है। तो आगे है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ये तो बता चुका हूं मैं। खाद खेतों में बताई जाती है, बता चुका हूं मैं। आगे देखते हैं, उर्वरकों से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। मैंने बताया था पहले वीडियो में भी बताई थी मैंने कि ह्यूमस प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है सर। तो हाँ, आपको याद होगा। आगे बात करते हैं, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। फिर समझते हैं, उर्वरक से प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं प्राप्त होता है सर? ह्यूमस। और आगे बात करते हैं, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है? बिल्कुल प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, उर्वरक में पादप पोषक, जैसे कि मैंने बताया था ना, हम सभी को जैसे पोषक तत्वों की जरूरत है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो ऐसे प्लांट्स को भी तो चाहिए। तो उर्वरकों में पादप पोषक यानी प्लांट्स के लिए जो पोषक होते हैं, जो जरूरत होती है प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए, वो भारी मात्रा में होता है। जैसे नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। और ये सब चीजें मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स को बहुत जरूरी होती हैं, चाहिए होती हैं। तो ह्यूमंस ने ही बनाया तो ये सारी चीजें तो होंगी ही ना। लेकिन जो खाद होता है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। मतलब इसकी तुलना में तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली है, नेचर ने बनाया है। एक प्रकार से हमने पत्तियों से बनाया, गोबर से बनाया। लेकिन ये जो है ये ह्यूमन ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? प्लांट के लिए ही बनाया है। आई होप आप लोग को जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ये समझ में आया होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोग वेट करेंगे मेरी अगले पार्ट के लिए। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो डू सब्सक्राइब, लाइक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।